स्वागत है आपका 4 टीवी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जो है बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पावन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर ट्वीट किया है, जिसमें लिखा कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी देशवासियों को मेरी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। श्रद्धा और भक्ति का ये पावन उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि, सौभाग्य और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए और यही मेरी कामना है। जय जगन्नाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह संदेश देश भर में श्रद्धालुओं के बीच उत्साह बढ़ा रहा है। रथ यात्रा को लेकर देश के कई हिस्सों में विशेष आयोजन भी किए जा रहे हैं और भक्त अपने अपने तरीके से भगवान जगन्नाथ की आराधना में लीन है। तो आपको बताते चले, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर पीएम मोदी का ये ट्वीट और प्रधानमंत्री ने देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की है। और अहमदाबाद में रथ यात्रा का शुभारंभ और अमित शाह और सीएम पटेल इसमें शामिल होंगे। जगन्नाथ मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, भक्ति और सुरक्षा का विशेष माहौल इस दौरान देखने को मिला। तो अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल इसमें शामिल होंगे और ऐसे में जगन्नाथ मंदिर की बात करें तो श्रद्धालुओं की संख्या उमड़ पड़ी है। भक्ति और सुरक्षा का विशेष माहौल इस दौरान देखने को मिला। जहां एक तरफ भक्ति तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की मौजूदगी। तो गुजरात की सांस्कृतिक राजधानी अहमदाबाद में आज भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा का शुभारंभ हो रहा है। रथ यात्रा से पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जगन्नाथ मंदिर में उमड़ पड़ी है और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह पटेल इस आयोजन में जो है वो शामिल होंगे। पूरे शहर में भक्ति और उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। वहीं सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मंदिर से निकलने वाली बात करें तो रथ यात्रा 18 किलोमीटर लंबे मार्ग से गुजरती है, जिसमें जो है बताया जा रहा है कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु शामिल होते हैं और आयोजन की भव्यता और गरिमा को देखते हुए प्रशासन ने निगरानी के लिए आधुनिक तकनीक और एआई सिस्टम भी लगाया है ताकि यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण बनी रहे। एक और खबर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर बैंकों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे वित्त मंत्री और बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा भी करेंगे निर्मला सीतारमण। तो आपको बताते चले, बैंक के प्रमुखों से मुलाकात और इस दौरान बैंकिंग सेक्टर की समीक्षा करने वाली हैं। सरकारी योजनाओं पर आज चर्चा भी किए जाएंगे। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर फोकस रहने वाला है इस दौरान। तो आपको बता दें, ये जानकारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लेकर सामने आ रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों के साथ जो है बातचीत और चर्चा करने वाली हैं और वहीं जो है इस दौरान अहम बैठक होगी, जो कि इस बैठक में बैंकों के मौजूदा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की समीक्षा की जाएगी और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर भी चर्चा होगी। माना जा रहा है कि इस दौरान कर्ज वितरण, एनपीए की स्थिति, डिजिटल बैंकिंग और वित्तीय समावेशन जैसे मुद्दों पर विशेष फोकस रहने वाला है। वित्त मंत्रालय की माने तो यह नियमित समीक्षा बैठक है जिसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था है इसे और मजबूत बनाना, साथ ही साथ जनहितैषी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू करना है। बैठक से कई अहम फैसलों की उम्मीद भी की जा रही है, जिससे बैंकिंग सेक्टर को दिशा मिल सकती है। एक और खबर आपको बताते चले, अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू। 23,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। पहली बार एआई बेस्ड निगरानी सिस्टम और बताया जा रहा है भीड़ प्रबंधन को लेकर भी सख्त इंतजाम किए गए। 23,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है और पहली बार एआई बेस्ड निगरानी सिस्टम जो है इस दौरान मौजूद है। और गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की भव्य रथ यात्रा आज निकाली जा रही है और इस ऐतिहासिक यात्रा को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए। पूरे रूट पर 23,000 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। खास बात यह है कि इस बार पहली बार एआई बेस्ड मॉनिटरिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे भीड़ की हर गतिविधि पर स्मार्ट तरीके से नजर रखी जा सके। प्रशासन का फोकस यात्रा को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने पर है। रथ यात्रा को देखने के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु भी उमड़े हैं और पूरा शहर भक्ति के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है।
और वहीं हिमाचल में बाढ़ को लेकर अपडेट सामने आई है। मरने वालों की संख्या 5 हो चुकी है। 2 दिन में बरामद हुए 5 शव और रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन भी जारी है। कई इलाकों में हालात अभी भी गंभीर, तो 2 दिन में 5 शव बरामद किए गए हैं। आपको बताते चले, बाढ़ के चलते जो हालात है बेहद डरावने हो चुके हैं। और अभी तक बात करें तो रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है और कई इलाकों में हालात अभी भी गंभीर बताए जा रहे हैं। तो ये जानकारी हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश को लेकर और बाढ़ को लेकर सामने आ रही है, जहां बाढ़ का कहर लगातार जारी है। राज्य में बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5 हो गई। अधिकारियों के मुताबिक बुधवार को 2 शव बरामद किए गए थे, जबकि गुरुवार को सर्च ऑपरेशन के दौरान 3 और शव मिले। राज्य के कई जिलों में अभी जल भराव और भूस्खलन जैसी स्थितियां बनी हुई है। एनडीआरएफ और प्रशासन की टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में बारिश और जो है बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। यानी कि कई अन्य इलाकों में भी बारिश हो सकती है। स्थानीय लोगों से सतर्क रहने की भी अपील की जा रही है। प्रशासन हालात पर लगातार नजर बनाए हुए प्रभावितों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट भी किया जा रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ और बारिश का कहर जारी है और ऐसे में 2 दिन में बात करें तो 5 शव बरामद किए गए हैं। रेस्क्यू टीमों का सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है और लगातार देखें बाढ़ और बारिश का कहर लोग झेल प्रशासन पूरी तरह से सख्त और अलर्ट नजर आ रहा है। जो भी लोग हैं उनसे कहा जा रहा है कि अनावश्यक कारणों से बाहर ना निकले, साथ ही साथ जो है अपनी सुरक्षा को देखते हुए अनावश्यक कारणों से बाहर ना जाए। जो नदी नाले हैं ऐसी जगहों पर ना जाएं, क्योंकि हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं और ऐसे में सुरक्षा पूरी रखने के जो अपील है प्रशासन की तरफ से लोगों से किए जा रहे हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश के नोएडा में शुक्रवार की सुबह एक प्राइवेट कंपनी में भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का अभियान शुरू कर दिया गया। गनीमत रही कि समय रहते सभी कर्मचारी बाहर निकल गए, जिससे कोई हताहत नहीं हुआ है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। प्रशासन और फायर ब्रिगेड की टीमें मौके पर मौजूद है और स्थिति पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। आग से कंपनी को काफी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही। वहीं मामले की जांच लगातार जारी है। और दिल्ली से एक और आग लगने की खबर सामने आ रही है, जहां बवाना इलाके में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और आग इतनी तेजी से फैल गई। बताया जा रहा है कि आसपास के इलाकों में भी अफरा तफरी देखने को मिला। आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की 22 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही और लगातार आग पर काबू पाने की कोशिशें जारी है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। राहत की बात यह है कि अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं मिली। प्रशासन और पुलिस भी मौके पर तैनात और स्थिति पर नजर बनाए हुए। दमकल कर्मी लगातार मशक्कत कर रहे हैं ताकि आग को फैलने से रोका जा सके। यह घटना एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर रही है। और पुरी में रथ यात्रा के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य से शिष्टाचार भेंट की। और यह मुलाकात भक्ति और अध्यात्म से जुड़ी रही, जिसमें यात्री मंत्रियों ने स्वामी रामभद्राचार्य से जो है आशीर्वाद लिया और उनके मार्गदर्शन को महत्व दिया। और वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने इस भेंट को बेहद प्रेरणादायक बताया और कहा कि स्वामी रामभद्राचार्य जैसे संतों का मार्गदर्शन राष्ट्र और समाज के लिए अमूल्य है। और इस मौके पर रथ यात्रा की पृष्ठभूमि में जो है भक्ति भाव का माहौल देखने को मिला, जहां श्रद्धालुओं और संतों के बीच संवाद और भक्ति का संगम देखने लायक था।
और पुरी में रथ यात्रा के पावन अवसर पर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भगवान जगन्नाथ के दर्शन किए और सभी के लिए मंगल कामनाएं की। और उन्होंने कहा कि महाप्रभु जगन्नाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहे और उनके आशीर्वाद से पूरा विश्व शांतिमय और प्रगतिशील बने। रथ यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु जुटे और भगवान के दर्शन कर खुद को धन्य माना। पूरा पुरी शहर भक्ति और उल्लास के माहौल से सराबोर हो गया। प्रशासन ने भी यात्रा के सफल संचालन के लिए व्यापक तैयारियां की हैं। धर्मेंद्र प्रधान के इस संदेश को सोशल मीडिया पर खूब सराहना मिल रही है, जिसमें उन्होंने सबके कल्याण और विश्व शांति की कामना की है। मैं आज रथ यात्रा की पवित्र शुभ अवसर पे देशवासियों को महाप्रभु की ओर से महाप्रभु के आशीर्वाद सभी के ऊपर रहे, यही मैं निवेदन करूंगा। देशवासियों को शुभेच्छा देता हूं। महाप्रभु की आशीर्वाद से संपूर्ण देश, संपूर्ण विश्व शांतिमय हो, प्रगति हो, विकास हो, यही महाप्रभु के मन में सदैव रहता है। सनातन परंपरा में एक अनन्य व्यवस्था है। एक ही धाम है जहाँ प्रभु हर एक साल पूरा परिवार के साथ, भाई बहन सुदर्शन जी के साथ लेके वो मौसी के घर जाते हैं। इसकी मूल अर्थ है प्रभु हमारे सामाजिक समरसता की विश्वासी है, समावेश की विश्वासी है, भाईचारा का विश्वासी है। इस अनन्य रथ यात्रा में सभी लोगों को मैं फिर एक बार शुभेच्छा देता हूँ। और दुनिया में रुपए से बड़ा कोई रिश्ता नहीं है और इस रेस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप काफी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति का प्रमुख आधार रुपया यानी कि आर्थिक लाभ बनता जा रहा है। ट्रंप प्रशासन पारंपरिक अमेरिकी मूल्यों और पुराने कूटनीतिक रिश्तों को पीछे छोड़ते हुए पूरी दुनिया में अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता दे रहा है, चाहे सऊदी अरब का दौरा कर हथियारों से सौदे करना हो या आतंकवाद पर नरम रुख अपनाना। ट्रंप की रणनीति में डॉलर सबसे आगे है। ओबामा प्रशासन ने जिस ईरान पर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कड़े प्रतिबंध लगाए थे, उसे ईरान से ट्रंप ने आर्थिक फायदे के लिए बातचीत शुरू कर दी, जिससे इजरायल ने तीखा विरोध जताया। और यही नहीं, टैरिफ वॉर के जरिए ट्रंप ने चीन समेत कई देशों के साथ व्यापारिक युद्ध भी छेड़ दिया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति रामाफोसा, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जैसे नेताओं के साथ भी ट्रंप के रिश्ते बिगड़ते जा रहे हैं। और इन विवादों के पीछे ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट नीति है, जिसमें केवल अमेरिकी लाभ देखा जा रहा है। तो क्या ट्रंप का यह कदम अमेरिका को फायदा देगा या वैश्विक कूटनीति को नुकसान पहुंचाएगा? देखिए हमारी रिपोर्ट। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान ले लिया, क्योंकि जो ट्रंप चुनाव के समय कहते जा रहे थे कि अगर वो चुनाव जीत जाते हैं तो दुनिया में युद्ध रुकवा देंगे, जो संभव नहीं हो पाया, वहीं इजरायल से किए अपने वादों से भी पीछे हटते दिख रहे हैं। क्योंकि ट्रंप का कहना था कि चुनाव जीतने के बाद पूरी तरह से बर्बाद गाजा को नए तरीके से बसाएंगे, जिसका समर्थन नेतन्याहू ने भी किया था। लेकिन अब ट्रंप ईरान के साथ समझौता टेबल पर बैठना चाहते हैं, क्योंकि ईरान ने समझ लिया कि अगर अमेरिका के सैंक्शन से बचना है तो ट्रंप को व्यापार का लालच देकर अपनी तरफ खींच लो। और ईरान ने ऐसा ही किया कि हम हर चीज में समझौता के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या इजरायल तैयार है? क्योंकि ईरान इजरायल को मान्यता देता ही नहीं है। उसका मानना है कि इजरायल जैसे देश को होना ही नहीं चाहिए। इसके साथ ही ईरान की चाहत है कि वह परमाणु संपन्न राष्ट्र हो, लेकिन इजरायल का कहना है कि मिडिल ईस्ट में किसी भी देश के पास परमाणु हथियार नहीं है, और अगर ईरान के पास ऐसे हथियार आ जाते हैं तो वह फिर किसी की नहीं सुनेगा, चाहे वो अमेरिका हो या फिर कोई और देश। लेकिन ईरान की मंशा है कि वह मध्य पूर्व में परमाणु संपन्न राष्ट्र बने। इजरायल इस बात को कतई स्वीकार नहीं करता। उसका मानना है कि मध्य पूर्व में कोई भी देश परमाणु हथियार रखने का अधिकार नहीं रखता है, और अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ जाते हैं तो वह क्षेत्र में किसी की नहीं सुनेगा, न अमेरिका की और न ही किसी अन्य देश की। हालांकि ईरान यह दावा करता है कि उसका परमाणु कार्यक्रम केवल नागरिक उपयोग के लिए है, जैसे बिजली उत्पादन, न कि हथियार बनाने के लिए। लेकिन इस दावे पर विश्व समुदाय में भरोसा कम है। इजरायल के लिए ईरान का यह रवैया एक सीधी चुनौती है। वहीं नेतन्याहू का यह भी कहना है कि इजरायल अभी 7 फ्रंट पर वॉर कर रहा है, जिसमें ईरान का हाथ है, और अगर ऐसे में ईरान परमाणु संपन्न हो जाता है तो इजरायल के लिए खतरा होगा। इसलिए इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हाल ही में हुई फोन कॉल में बहस छिड़ गई, क्योंकि ईरान के साथ चल रही अमेरिका की बातचीत और गाजा युद्ध पर हो रही चर्चा, दोनों को लेकर दोनों देश एक मत नहीं दिख रहे।
आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में वापसी के बाद से आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। उनकी बात न मानने वाले नेताओं को उनके गुस्से का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो अमेरिकी नेता हो या दुनिया के किसी भी देश के। पिछले हफ्ते दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा के साथ ट्रंप की नोकझोंक हुई। अब उनके इजरायली प्रधानमंत्री के साथ तीखी बहस हुई। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ने कॉल के दौरान नेतन्याहू से कहा, मैं ईरानियों के साथ एक कूटनीतिक समाधान चाहता हूं। मुझे एक अच्छा सौदा करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है। उन्होंने कथित तौर पर इस बात पर भी जोर दिया कि वह एक ऐसे समझौते की तलाश कर रहे हैं जो दोनों पक्षों के हितों की पूर्ति करेगा। लेकिन इजरायल नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका के रिश्ते सामान्य हो, क्योंकि ऐसा होने पर इजरायल पर संकट गहरा सकता है। वही मामले को लेकर चैनल 12 ने बताया कि कॉल का लहजा पहले से अलग प्रतीत होता है। ट्रंप नेतन्याहू से इन दिनों अलग चल रहे हैं। उन्होंने अपने मध्य पूर्व दौरे से भी इजरायल को दूर रखा था। हालांकि चैनल 12 ने बताया कि बातचीत आपसी समझ के नोट पर खत्म हुई। डोनाल्ड ट्रंप की विदेश नीति ने स्पष्ट कर दिया कि आज की दुनिया में रुपया ही सबसे बड़ा रिश्ता है। लेकिन क्या यह सोच विश्व शांति और स्थिरता के लिए उचित है? क्या आर्थिक लाभ के चलते कूटनीतिक रिश्तों को नकारना सही रणनीति होगी? ये सवाल आने वाले दिनों में विश्व राजनीति के मुख्य विषय बने रहेंगे। ट्रंप की यह नीति अमेरिका के लिए लाभकारी साबित हो या वैश्विक तनाव बढ़ाए, ये तो समय ही बताएगा। दरअसल अमेरिका और इजरायल के दोस्ती के बीच विवाद ने स्थान और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद विश्व के लगभग सभी देश गुलामी और उपनिवेशवाद की जंजीरों से मुक्त हो रहे थे और ऐसे में दो महाशक्तियां अमेरिका और सोवियत संघ वैश्विक सत्ता के रूप में उभरी और अपने विचारों को दुनिया के सामने अन्य देशों पर थोपने लगे। और ऐसे समय सन 1947 में आजाद हुआ भारत न तो पूरब के गुट में शामिल हुआ और न ही पश्चिम के, बल्कि उसने गुट निरपेक्ष आंदोलन का रास्ता अपनाया। भारत ने विश्व की राजनीति में एक स्वतंत्र और स्वायत्त भूमिका निभाने पर बल दिया, लेकिन जैसे जैसे पश्चिमी देश एकजुट होकर अपने प्रभाव को बढ़ा रहे थे, एशियाई देशों ने भी महसूस किया कि उन्हें एकजुट होना होगा और इसी सोच के तहत भारत, रूस और चीन ने RIC ट्रोइका फॉर्मेट बनाया। हालांकि समय के साथ चीन की बढ़ती महत्वाकांक्षा और विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने इसे ट्रोइका को बेहद प्रभावित किया और कमजोर कर दिया। लेकिन हाल ही में रूसी विदेश मंत्री के बयान के बाद ये फॉर्मेट एक बार फिर से चर्चा में आ गया है। तो आज हम जानेंगे ट्रोइका क्या है और ये क्यों बनाया गया था और इतने सालों के बाद अचानक से फिर से क्यों चर्चा में आया है। ये रिपोर्ट देखिए। राजनीतिक दिशा दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत के साथ झड़प किया। दरअसल भारत और चीन के बीच साल 2020 में गलवान घाटी में हुए सैन्य विवाद के बाद से RIC ट्रोइका को स्थगित कर दिया गया था। हालांकि अक्टूबर 2024 में रूस के कजान में आयोजित ब्रिक्स समिट के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात में दोनों नेताओं ने दोनों देशों के द्विपक्षीय रिश्तों में सुधार की आवश्यकता जताई थी। लेकिन जिस तरह से चाइना ने भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान का खुलकर समर्थन किया, इसे फिर से खड़ा करना ट्रोइका को सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर देता है, जो इस फॉर्मेट को बार बार कमजोर करता है।
तीसरा सवाल कि अब फिर चर्चा में आया, तो आपको बता दें कि रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव राल पर्वतों के बीच बसे शहर पॉम में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक और रणनीतिक सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मॉस्को रूस भारत चीन यानी RIC फॉर्मेट के तहत गतिविधियों को फिर से शुरू करने में अपनी रुचि रखता है। रूस का साफ तौर पर कहना था कि वह देख चुका है अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि वह खुद आज एशियाई देशों के बढ़ते आर्थिक विकास और संबंधों से परेशान है। इसलिए अब समय आ गया है कि संगठन को फिर से जीवित किया जाए। उन्होंने कहा कि जैसा मैं समझता हूँ, आज की तारीख में भारत और चीन के बीच सीमा परिस्थिति को शांत कराने के लिए एक सहमति बन चुकी है और मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि इस RIC ट्रोइका को फिर से सक्रिय किया जाए। लेकिन सवाल फिर वही कि क्या चाइना अपने विचारों में बदलाव करेगा, क्योंकि उसने हमेशा भारत के साथ धोखा किया है। इसके अलावा रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने नाटो पर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आज नाटो खुले तौर पर भारत को चीन के खिलाफ साजिशों में शामिल करने की सोच रहा है। उन्होंने कहा, मैं यह बात भारत के साथ गोपनीय बातचीत के आधार पर कह रहा हूं कि मुझे इस बात पर कोई शक नहीं। हमारे भारतीय दोस्त और हम इस प्रवृत्ति को स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, जिसे वास्तव में उकसावे की एक बड़ी कार्रवाई कहा जा सकता है। इस बयान से साफ है कि रूस भारत के साथ सहयोग और समर्थन को प्राथमिकता दे रहा है। वहीं चीन के प्रति रूस की कुछ शंकाएं अभी भी बनी हुई है। RIC ट्रोइका फॉर्मेट एक ऐसा गठबंधन जो तीसरी दुनिया के देशों को वैश्विक राजनीति में स्वतंत्रता और सामूहिक ताकत प्रदान करने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय समय पर इसकी चुनौतियां और बाधाएं आई, लेकिन रूस के हालिया बयान ने इस फॉर्मेट को फिर से सक्रिय करने की संभावना को बढ़ा दिया है। तो क्या भारत, रूस और चीन मिलकर फिर से एक मजबूत त्रिकोणीय गठबंधन बना पाएंगे? और क्या यह वैश्विक सत्ता संतुलन को प्रभावित करेगा? ये आने वाले समय में ही पता चल पाएगा। राजनीतिक दिशा और दशा बदलने और पश्चिमी देशों के बढ़ते दबाव ने दक्षिण पश्चिम देश, खासकर भारत, रूस और चीन को यह एहसास दिलाने लगा है कि ये पश्चिमी देश हमें आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। ये कूटनीतिक और आर्थिक हित को साधने के लिए हम विकासशील देशों का शोषण कर रहे हैं। इसलिए इन देशों ने एक ऐसे संगठन बनाने पर बल दिया जो पश्चिमी देश, खासकर अमेरिका को उसी की भाषा में जवाब दे सके। आपको बता दें कि इसकी स्थापना 1990 के दशक में रूस के पूर्व प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव की पहल पर हुई थी। इस फॉर्मेट की स्थापना के बाद से अब तक करीब 20 बार से ज्यादा मंत्री स्तर की बैठकें आयोजित हो चुकी है। ये बैठकें न सिर्फ विदेश नीति के प्रमुखों के स्तर से संपन्न हुई, बल्कि इसमें तीनों देशों की आर्थिक, व्यापारिक और वित्तीय एजेंसियों के प्रमुखों के स्तर पर बैठकें आयोजित हुई। अब आते हैं हम अपने पहले सवाल पर कि RIC ट्रोइका फॉर्मेट क्या है। आपको बता दें, RIC ट्रोइका फॉर्मेट रसिया, इंडिया, चाइना का एक ट्रायंगल है। यह एक तरह का रणनीतिक गठबंधन था जिसका उद्देश्य वैश्विक राजनीति में स्वतंत्र आवाज उठाना और अपनी अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और विकास के हितों की रक्षा करना था। दूसरा सवाल कि आखिर यह कमजोर क्यों हो गया, तो आपको बता दें, तीनों देशों की अपनी अपनी जरूरत है जिसे हल करने पर कभी किसी के द्वारा बल नहीं दिया गया। इसके विपरीत चाइना के द्वारा समय समय पर भारत के साथ संबंधों में तनाव देखा गया। आपको याद हो कि साल 2020 की वह घटना जब चाइना ने अपनी विस्तारवादी नीति के। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 4T वीडियोस।